आज बजट पूर्व एक चर्चा हुई है यहाँ पर, और पीछे आप विजुअल्स देख रहे होंगे कि प्री बजट नेशनल कॉन्फ्रेंस की दलितों की हिस्सेदारी बजट में क्या हो, इस मामले पर दिन भर का आज कॉन्फ्रेंस है यहाँ पर। और हमारे साथ इस प्रोग्राम में अभी 3 मेहमान हैं। उधर से परिचय करा देता हूँ। अशोक दास दलित दस्तक के संपादक हैं, जर्नलिस्ट हैं। बगल में बैठे हैं श्री श्याम रजक जी, बिहार में बड़े नेता हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं और जाने माने नाम हैं। और साथ में इधर अशोक भारती जी हैं। तो भारती साहब के बारे में आप सब जानते हैं, बड़े एक्टिविस्ट हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं और लगातार इस तरह के मुद्दों को उठाते रहते हैं। तो आज शुरू करते हैं सबसे पहले भारती जी से सवाल। नैकडोर की मीटिंग है, ये नैकडोर के द्वारा आयोजित है। नैकडोर के बारे में थोड़ा सा बताइए और सम्मेलन का क्या पर्पस है ये बताइए दोस्तों को। देखिए, नैकडोर, जिसको पूरा नाम है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस जी, ये सन 2001 में दिल्ली में 180 दलित संगठनों के राष्ट्रीय सम्मेलन में इसका निर्माण हुआ। और इसका उद्देश्य ये था कि जो काम राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पा रही हैं दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लिए, उसके लिए एक राष्ट्रीय मंच के तौर पर एक वैकल्पिक जो नीति डिस्कोर्स में, जो पॉलिसी डिस्कोर्स में इंटरवीन कर सके, सिविल सोसाइटी में इंटरवीन कर सके, सरकार के साथ नेगोशिएट कर सके, सरकार की पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर सके, इन तमाम बातों के लिए दिसंबर 2001 में नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना की गई थी। तब से सरकार के बहुत सारे कार्यक्रमों में हम लोगों ने इंटरवीन किया है सफलतापूर्वक। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी दलित समाज पर संकट आया है तो नैकडोर ने मैदान में उतरकर उस संकट से सरकार से लोहा लिया है। आज की जो ये मीटिंग है, एक नेशनल मीटिंग है, इसका एजेंडा क्या है? आज की जो मीटिंग है वो इस बात पे है, आप सब लोगों को पता होगा कि 10 अक्टूबर से देश में सरकारी कार्यालयों में केंद्रीय सरकार के बजट के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जी। लेकिन ज़्यादातर हमारे समाज के लोगों को बजट के बारे में तब पता लगता है जब पार्लियामेंट में बजट पेश हो चुका होता है। तो नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन पिछले 20 साल से लगातार बजट के बाद बजट की समीक्षा करता रहा है। बजट में दलितों की क्या हिस्सेदारी है, आदिवासियों की क्या हिस्सेदारी है, पिछड़े वर्ग को क्या मिला है, इन तमाम चीज़ों पर नैकडोर की तरफ से बजट विश्लेषण हम करते रहे हैं, छापते रहे हैं। हमारे कार्यक्रमों में गवर्नमेंट के लोग, गैर सरकारी लोग और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं। लेकिन इस बार हमने सोचा, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते थे तब तक बजट आ चुका होता था, इस बार हमने ये तय किया कि हम बजट के आने का इंतजार नहीं करेंगे। बजट से हमें क्या चाहिए, इस मुद्दे पर हम समाज की राय को इकट्ठा करेंगे और सरकार की टेबल पर रखेंगे कि हमें आपका बजट नहीं, हमें हमारी ये डिमांड है, हमारी ये ज़रूरतें हैं, इन ज़रूरतों के हिसाब से सरकार को बजट में प्रावधान करने चाहिए। इस बात के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शुक्रिया। श्याम जी, आप तो एक पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं, सीनियर लीडर हैं और लंबे समय से राजनीति में हैं, जहाँ तक मुझे याद है 4 दशक हो गए होंगे। ये पूरा जो आज ये चर्चा हो रही है, देश के कोने कोने से लोग आए हैं। एज ए पॉलिटिकल लीडर आप कैसे देख रहे हैं और क्या एजेंडा सेटिंग करेंगे? देखिए, देश की आज़ादी के बाद 75 साल हो गए जी। सभी पार्टी लोगों ने शासन करने का काम किया है जी केंद्र में, चाहे वो वाम पंथ हो, दक्षिण पंथ हो, समाज, आपकी भी पार्टी लोगों ने, हम अपने को भी इंक्लूड कर रहे हैं जी। हम लोग सारी पार्टियों ने, लेकिन दलितों की स्थिति जो पहले थी उससे और गिरावट ही आई है, उत्थान नहीं हुआ। आज भी देश में जो आंकड़े हैं, हमारा कहना है कि आंकड़े गलत भी हो सकते हैं और ज़्यादा होंगे, लेकिन आंकड़े हैं कि 25 करोड़ से ज़्यादा लोग आज भी इस देश में दलित हैं। दलितों की स्थिति के बारे में भी जो आर्थिक रिपोर्ट आते हैं भारत सरकार के ही, हम लोग तो साक्षात देखते हैं, रिपोर्ट में भी आता है कि दलितों के शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बढ़े। इसका साफ नमूना है कि केंद्रीय जो सेक्टर में जो नियुक्ति होती है, जो आज हैं, चाहे सेक्रेटरी के स्तर पर हो, ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर हो, चाहे वो और स्तर पर हो, जो अफसर स्तर पर, तो हमारा दलित का संख्या अगर 7 से 8 से 14 तक होता है हर एक अंक, और अपर कास्ट का जो समान वर्ग के लोग हैं उनका 64 से
73 तक और कहीं कहीं तो 90-91% उनकी भागीदारी होती है। तो क्या कारण है कि सरकार कहती है कि हम इसके पहले पूर्व बजट में 1,47,000 करोड़ रुपया हमने शेड्यूल कास्ट को दिया, 1,29,000 करोड़ रुपया शेड्यूल ट्राइब को दिया, उसके बावजूद भी आप क्यों नहीं इनको लोगों को लाभ हुआ? लाभ ही नहीं हुआ। आप खुद भी देखते होंगे और आप लोगों ने कई बार रिपोर्टिंग किया है, देश के विभिन्न इलाकों में, मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, देश के विभिन्न इलाकों में, उसमें बिहार भी इंक्लूड है जी, जो सरकारी विद्यालय हैं वहाँ स्थिति ये है कि न वहाँ शिक्षक है, न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न वहाँ कोई माहौल है जी। जबकि प्राइवेट स्कूल में सारे माहौल हैं। तो जो बड़े बेटे हैं, जो बड़े लोगों के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, वो 20-20 लाख रुपया महीना दे करके के और सिंधिया जैसे स्कूल और बड़े स्कूलों में जा कर के दाखिला करते हैं। हमारे दलितों के पास तो पैसे नहीं हैं और सरकार कहती है कि इसको हम समान करेंगे। तो स्थिति ये हो रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में पैसा जो आता है वो पैसे का बंदरबाट भी होता है और जितना उपयुक्त पैसा आना चाहिए वो भी नहीं आता है। तो हमने आज राय दिया और लोगों ने भी राय दिया है कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बजट बढ़ना चाहिए। सिर्फ बजट की राशि नहीं बढ़ना चाहिए बल्कि उसका कार्यान्वयन कैसे हो और वो कार्यान्वयन का फलीभूत क्या हो, इसका भी समीक्षा होना चाहिए, उस पर भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि राजीव गांधी जो देश के प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी कहा था यहाँ से 1 रुपया जाता है और गांव में 15-16 पैसे पहुँच जाते हैं। तो वो 86 पैसे या 85 पैसे कहाँ बंदरबाट हो रहा है, आज तो और ज़्यादा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में, उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे दलितों के हैं, उस कुपोषण के शिकार हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप कहते हैं कि हम बहुत पैसा दे रहे हैं, लेकिन पैसे का क्या हो रहा है? पैसे नहीं जा रहे हैं। पैसा सिर्फ प्रचार के लिए तो आप बता दे रहे हैं, लेकिन उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है। जिला से लेकर के राज्य से लेकर के जिला तक और प्रखंड से लेकर के पंचायत और टोले तक नहीं पहुंच पाता। उसी तरह आज भी 56% जो हमारे दलित हैं उससे भूमिहीन है, उनके पास आवास की व्यवस्था दूर रहा, उनके पास ज़मीन भी नहीं है। वो गांव के दक्षिण तरफ संपन्न लोगों के सहारे जीते हैं और उनके से प्रताड़ित होते हैं, उत्पीड़न होता है, बलात्कार होता है, सारी चीज़ होती है। तो उनके लिए आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा दे करके आप पैसा भी नहीं दे रहे हैं। 500 लोगों को दिया और यहाँ लाखों लोग जो आवासहीन हैं उनके लिए प्रचार आप सिर्फ कर रहे हैं। आज कुपोषण है, आप कह रहे हैं कि 5 करोड़ अनाज दे रहे हैं और 350 रुपये का बैग बांट रहे हैं जिसमें आपका फोटो है। फोटो से कोई घिरना और उस पर बात नहीं है, लेकिन 5 किलो अनाज 56 रुपये का और आप दे रहे 350 रुपये के बैग में, ये दोनों चीज़ कैसे चल? अमीरी महसूस कीजिए, मतलब ये है। अमीरी महसूस करने से नहीं होगा। उनके बच्चे जब रात में घर में जाते हैं वो किस तरह से गुजारा करता है, जो नौजवान हमारे हैं किस प्रताड़ना के शिकार। इससे एक सवाल मैं जोड़ूंगा। अशोक आज सवाल पूछेंगे कि बोलेंगे? हाँ, पहले मैं बोल दूंगा। हाँ, तो बताइए जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हाँ, देखिए, बजट की बात हो रही है तो बजट बड़ा गूढ़ विषय है। देश की 90% जो आबादी है बजट के बारे में जानती नहीं है, ना उसको बजट से मतलब रहता है कि बजट कब आया, क्या हुआ, क्या नहीं। बजट की जब बात होती है तो बहुत बड़े आंकड़ों का जिक्र होता है कि इस मद में इतने करोड़ रुपए पास हुए, लेकिन मैं बजट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अपने गांव में लेके जाऊंगा। मेरे गांव में जो भगेसर हैं उनको मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूँ, उनकी स्थिति वैसी ही है। इस बीच में इंदिरा आवास के चलते उनका एक मकान बन गया है। भगेसर मजदूरी करते थे, ईंट भट्टे पे ईंट निकालते थे, उनके बच्चे भी वही कर रहे हैं। तो जो बजट है, बजट क्या होता है? मान लीजिए घर का बजट जब तैयार होता है तो हम मेंशन करते हैं ना भाई कि राशन के लिए हम इतना पैसा देंगे, बच्चों की पढ़ाई के लिए इतना पैसा देंगे, घर बनवाएंगे, शादी करेंगे, नए कपड़े खरीदेंगे। बजट यही तो होता है। राइट। आप उसको देश के परिप्रेक्ष्य में ना देखिए, घर के परिप्रेक्ष्य में देखिए, समझना आसान होगा पाठ को। तो जब बजट इतना बनता है तो मेरा सवाल यह है कि भगेसर और उन जैसे दसियों परिवार हैं मेरे टोले में, जहाँ से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव से, अफर गांव से, वहाँ उनकी ज़िंदगी में 50 साल 40 साल से वही देख रहा हूँ। मतलब जितना मेरा होश है, जब से मैंने समझना शुरू किया 30 साल तो हो गए। वहाँ बजट क्यों नहीं पहुँचता है? उनका जीवन क्यों नहीं बदलता है? एग्जैक्टली। भगेसर भी ईंट पाथते थे, उनका बेटा भी ईंट क्यों पाथता है? उनके नाम पर सरकार कर्जा ले चुकी होगी। किसुन का बेटा भी, किसुन भी कुएं से पानी पीते थे, किसुन का बेटा भी कुएं से ही पानी क्यों पीता है? ठीक है,
आप उस दौर में देखेंगे तो हमारे जो पिताजी लोग थे वो लोग भी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, उस वक्त में लोग पढ़ जाया करते थे। आज स्कूल्स इतने हैं, बच्चे पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं? लिटरेसी रेट लगातार घट रहा है। पहले लोग 10वीं पास करके नौकरी ले लेते थे, इतने कैपेबल होते थे, 10वीं पास करके 12वीं पास करके भी उनके पास साधन होते थे। आज आप गांव में जाके देख लीजिए, आप भी किसी गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे, सबका कहीं ना कहीं ताल्लुक़ होगा जहाँ से ज़मीन जुड़ी हुई है, जड़ जुड़ी हुई है। वहाँ तो मैं देखता हूँ शिक्षा एकदम चौपट है, बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो ये हो क्यों रहा है? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ ये नहीं है कि दलितों के लिए इतने करोड़ रुपए कर दिए हैं, इस मद में इतने कर। भाई जो एक गार्जियन है, जो घर का गार्जियन, जैसे होता है कि बच्चा नहीं पढ़ा या फिर बच्चा बेकार हो गया तो आरोप किस पे लगेगा? माँ बाप पे लगेगा ना। तो अगर परिवार, मोहल्ले, बस्तियाँ और शहर के लोग बेकार रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? निश्चित तौर पे सरकार की है। तो उसको उस तरीके से देखना होगा कि आखिर कहाँ खामी है कि उन लोगों की ज़िंदगी आज भी बदल नहीं पा रही। जी चलिए, अशोक सवाल पूछेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे हाथ में 2 दस्तावेज हैं। एक ये रविवार है, मैगजीन है, और इसका हेडलाइंस देखिए। मेरे दोस्त सिद्धार्थ रामू ने लेख लिखा था कि 2,80,000 करोड़ रुपए कहाँ गए दलितों के। और ये डाटा ये जो है 2016 तक का है, उसके बाद 6 साल और बढ़ चुका है। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार ने 25% बढ़ाया था पहले टेन्योर में, लेकिन सबसे खराब रिपोर्ट है, बढ़ा दिया लेकिन खर्चा नहीं किया। इस पर चर्चा करूंगा। दूसरा, मेरे हाथ में भोपाल घोषणा पत्र है, ये बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। मैं इस कार्यक्रम में 2002 में मैं भोपाल में था, शायद अशोक जी आप भी गए थे इसमें? मैं वन बुलाया गया था। अच्छा इसमें भी चर्चा करेंगे, लेकिन बड़े परेशान हो गए थे। हाँ, कोई ना, कोई बात नहीं है, ये सब चलता रहता है। श्याम जी, एक छोटा सवाल पूछूंगा। आप अपने सरकार, अभी बिहार में आप सरकार में हैं और केंद्र सरकार तो है ही नरेंद्र मोदी साहब की, इस बजट में अपने सरकार से और केंद्र की सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? मैं तो अपेक्षा करता हूँ कि जो स्थितियाँ गिरती जा रही है उसके लिए विशेष सहायता दिया जाए और विशेष सहायता का सही रूप से कार्यान्वयन हो और उसका आउटपुट क्या हुआ उसकी भी समीक्षा उनको 3-3 महीने पर करना चाहिए। और इसके लिए ये भी हो कि जो बजट का पैसा आपने घोषणा कर दिया, लेकिन पहुंचता कब है और उसका खर्च कब होता है, इसका भी देखना चाहिए। हमने को तो मंत्री भी रहे हैं, देखिए केंद्र से पैसा गया, वो जाता है अक्टूबर-नवंबर में और दिसंबर-जनवरी तक उसको फिर रिपोर्ट कर देना है, तो पैसा वापस भी हो जाता है। तो राज्य सरकार की भी गलती होती है, केंद्र सरकार की भी गलती होती है। और फिर इसमें जो बड़े लोग हैं, जिन लोगों को लाभ होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट हों या जो पूंजीपति लोग हों, और चाहे राजनेता में जो स्थानीय या बड़े स्तर पर जो लोग होते हैं, इन सब की मिली भगत से ये होता है। तो मेरा साफ कहना है कि जागरूक करना जनता को, और जनता के जागरूक से ज़्यादा राज्य सरकार, और जो आपने बड़ी बात कह रही है, त्रिस्तरीय हमारी पंचायत समिति हो गई है। आप वो सिर्फ एक दिखावटी, बहुत अच्छा लगता है दिखने में, लेकिन सच्चाई अर्थ में वो मुखिया या पंचायत समिति के लोगों को अधिकार का कितना उपयोग कर पा रहे हैं। आज भी वो ब्यूरोक्रेट ही उसका उपयोग कर रहा है, तो उसका सही रूप से कार्यान्वयन और पैसे का सही सदुपयोग मिले। लेकिन ये तब होगा जब नीति बने और नीति के साथ नियत भी होना साफ हो। नियत नहीं होगा तो नीति सिर्फ बनाने से नहीं होगा। मैं इसमें कुछ जोड़ता हूँ, फिर मैं सवाल पूछूंगा अशोक भारती सर से। जब आप विकास का स्तर देखेंगे अशोक सर, तो कितने लोग नियुक्त हैं विकास करने के लिए? प्रधानमंत्री है, मंत्री हैं, स्टेट में मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री है, डीएम है, जिले के भीतर उसके भीतर एसडीओ है, एसडीएम है, मुखिया है। मतलब आप ऐसे करिएगा तो पता चला कि एक आदमी के ऊपर 1000 लोगों के विकास की जिम्मेदारी है, डाटा निकाला जाएगा तो इतने सारे लोग विकास करने के लिए हैं, और जिनका विकास होना है उनका हो नहीं रहा है, और जितने लोग विकास करने में लगे हुए हैं सिर्फ उन्हीं का विकास हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें सोचना होगा। तो सर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि एक तमाम मंत्रालयों में, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जब नरेंद्र यादव प्लानिंग कमीशन में थे तो मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तब मुझे भी समझ में आया था कि तमाम मंत्रालयों में जो भी बजट उनको मिलता है उसमें से जो SC ST का परसेंटेज होता है, जो इनका स्पेशल कंपोनेंट प्लान, वो खर्च करना होता है। आप लोग लगातार देख रहे हैं वो कितना हो पाता है और नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है? देखिए, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। एक तो ये कि कितना बजट होता है, और दूसरा वो नहीं हो पाता तो क्या। ठीक है,
हमको ये समझना है कि, और चूँकि नरेंद्र यादव, डॉक्टर नरेंद्र यादव मित्र भी थे, प्लानिंग कमीशन मेंबर भी थे, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान है, शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट जो ट्राइबल सब प्लान है, इसको लेकर भारत सरकार के पास अपना कोई खाका नहीं था। तो जब हम भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिले तो हमने उनको कहा, हम हर साल प्रधानमंत्री से मिलते थे, एक रैली करते थे, मिलते थे, तो हमने उनको कहा कि आप शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान और ट्राइबल सब प्लान का ये जो मामला है इसको आप ठीक क्यों नहीं करते। हमने कहा चलिए और किसी को मत छोड़िए, नरेंद्र यादव तो आपके साथ काम करते थे, आप उन्हीं को वो मेंबर है, मैं प्लानिंग कमीशन में कमेटी बना दीजिए। तो नरेंद्र यादव के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई। उस कमेटी के जो रिकमेंडेशन हैं, कुछ रिकमेंडेशन अच्छी हैं और कुछ उसकी रिकमेंडेशन दलितों के, आदिवासियों के विकास के लिए बहुत खतरनाक है। जो नरेंद्र यादव के नेतृत्व जो नरेंद्र यादव के ने, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मंत्रालयों को इस जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है कि वो पैसा ना भी खर्चे तो चलेगा। इस हिसाब से वो खतरनाक है। लेकिन उसने क्या किया कि बहुत सारे मंत्रालय ऐसे जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ आपको अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी से ज़्यादा भी की आबादी के परसेंटेज से ज़्यादा आप पैसा खर्च कर सकते हैं। सोशल वेलफेयर है, ट्राइबल वेलफेयर है, ठीक है, वीमेन एंड चाइल्ड है, इसमें उन्होंने बहुत सारे कंपोनेंट उन्होंने बताए। तो ये एक गाइडलाइन सरकार की है और मुझे लगता है कि भारत सरकार की अब ये तय नीति है कि अनुसूचित जातियों के मामले में, अनुसूचित जनजातियों के मामले में बजट का एलोकेशन उनकी आबादी के अनुपात में ले जाना सरकार मानते कि उसकी जिम्मेदारी है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हम बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं और मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ समय से हमारे देश में बजट का साइज़ लगातार बढ़ रहा है। रजक साहब, पिछले साल करीब मेरे ख्याल में 39 लाख करोड़ के आसपास का बजट था और उसमें शेड्यूल कास्ट के अभी तक का रिकॉर्ड है, शेड्यूल कास्ट के और शेड्यूल ट्राइब के जो एलोकेशन हो हाईएस्ट था, परसेंटेज वाइज भी हाईएस्ट था वो, लेकिन अभी तक होता रहा परसेंटेज। तो मुझे लगता है कि पैसा एलोकेट हो रहा है। सवाल ये है कि पैसे का फ़ायदा हम तक नहीं पहुंच रहा, पैसा हम तक क्यों नहीं पहुंच रहा, उसके पीछे एक कारण है। वो कारण मैं आपके सामने, रतन जी आपके सामने भी और श्यामराज जी और सबके सामने बताना चाहता हूँ कि हमको ये समझना है कि भारत सरकार के पास अनुसूचित जाति या जनजाति का बजट खर्च हो रहा है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, जानने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है। बजट की लाइन है, उसका एक बजट कोड भी है, लेकिन दलितों की क्या आवश्यकता है, आदिवासियों की क्या आवश्यकता है, किस पे पैसा खर्च करना चाहिए, किस पे नहीं खर्च करना चाहिए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म उनके पास नहीं है। नैकडोर ने बार बार सरकार को ये कहा है कि आप 1,40,000 1,50,000 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति जनजाति पर खर्च कर रहे हैं, क्या आप 2 या 5 करोड़ खर्च करके हर विभाग में कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं बना सकते कि जो दलितों की आवश्यकता के अनुसार से नीतियां बनाए, आदिवासियों की नीति के हिसाब से खर्च करे? सरकार ये कर नहीं रही। मुझे लगता है, हमारा मानना ये है कि सरकार को हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में शेड्यूल, अब तो वो कहते हैं शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान कहते हैं, कंपोनेंट प्लान नहीं कहते हैं, तो शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट प्लान और शेड्यूल ट्राइब डेवलपमेंट प्लान के लिए उनको कमिटेड, मतलब कि जो कहते हैं जो प्रतिबद्ध मशीनरी का निर्माण करना चाहिए, और मुझे लगता है कि वो पहला कदम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पैसा एलोकेट हो, मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जैसे सिविल एविएशन है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, वो शेड्यूल कास्ट के लिए पैसा एलोकेट नहीं करती, वो मानती है अरे सिविल एविएशन में हवाई जहाज कैसे खर्च करेंगे। तो हमने उनको कहा, मैंने कहा सिविल एविएशन का इतना बड़ा विस्तार हो रहा है, ठीक है हम हवाई जहाज नहीं खरीद सकते, लेकिन हवाई जहाज चलाने वालों में जो एयर होस्टेस हैं उनमें तो हम हिस्सेदार हो सकते हैं। तो क्या सिविल एविएशन मिनिस्ट्री दलितों के बीच में से पायलट तैयार करने, एयर होस्टेस तैयार करने के लिए कोई योजना नहीं बना सकता, उस पर पैसा एलोकेट नहीं कर सकता? तो मैं यही कह रहा हूँ कि अगर सरकार के पास आइडियाज़ नहीं है कि शेड्यूल कास्ट के लिए पैसा कहाँ खर्च किया जाए, शेड्यूल ट्राइब के लिए पैसा कहाँ, हमें बताइए, हम आपको आइडियाज़ भी देंगे, हम आपको योजनाएं भी बना देंगे और हम आपको तरीका भी बता देंगे कैसे उसको 100% फ़ायदे के साथ लागू करें। एक बात मैं ख़त्म करूँगा, हमको बहुत सारी बातें हमने की, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, दलित और आदिवासियों के नज़रिए से अगर आप देखेंगे, सरकार ने किसी भी पंचवर्षीय योजना में 2% से ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन इस 2% से कम पैसे में
दलितों ने इस देश में सामाजिक बदलाव और आर्थिक क्रांति लाई। हजारों हजार इंटेलेक्चुअल पैदा किए, हजारों हजार डॉक्टर पैदा किए, हजारों हजार इंजीनियर पैदा किए, जो आज देश के अंदर योगदान कर रहे हैं। हम मतलब कि एक मुट्ठी भर पैसे में हम आसमान भर का विकास कर रहे हैं। अगर हमको आप दोनों हाथों से पैसा देंगे, हम इस पूरे देश का विकास कर सकते हैं, हम इसकी गारंटी देते हैं। जी एक रतन चीज़ जी जोड़ते हुए, जी देखिए जैसा शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फंड है, पैसे तो हर विभाग को जाते हैं, लेकिन उस विभाग में दलितों के नाम पर, अब जैसे सड़क का है तो वो है कि सड़क से लाभ दलित को हो, वो अलग है, और लोग के लिए अलग सड़क के लिए पैसे आते हैं। लेकिन विभाग क्या करती है, सरकार क्या करती है कि उस पैसे को डाइवर्ट करके दूसरे सड़क में बड़े बड़े हाईवे बना देती है, बड़े बड़े पुल, और कहता है कि शेड्यूल कास्ट को भी तो स्पीड पर चलना है। इसी तरह से आपको स्कूल का है, तो स्कूल में जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे हैं उनको कैसे डेवलपमेंट हो, इसके लिए पैसे नहीं जाते हैं, लेकिन बड़े लोग को कैसे जाए उसके लिए तो पैसे का कैसे उसको बदलाव कर देते हैं और दिखला देते हैं कि शेड्यूल कास्ट का। मैंने इस सवाल पर बिहार में भी कई बार विधानसभा में भी इस सवाल को उठाने का काम किया, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो इसकी कमेटी है उसमें भी मैंने कई बार सवाल उठाने का, लेकिन कोई उसका बहुत लाभ नहीं हो पाया। सिर्फ आंकड़े आ जाते हैं कि हमने यहाँ खर्च कर दिया। तो ये इस पर चेक करना चाहिए कि सिर्फ शुल्क, अगर कोई गड़बड़ करता है तो उस पदाधिकारी पर या जो भी उसके संबंधित लोग हैं उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो, इसकी भी कानूनन उसमें जोड़ना चाहिए। तभी आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट डेवलपमेंट फंड हम दे रहे हैं और उसका लाभ हो।